दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर। आज जो हम चालू करने जा रहे हैं सबसे मज़ेदार क्लास, सबसे रस भरा क्लास और सबसे रसदार सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको पढ़ने से जैसे जिस प्रकार से जब हम किसी भी फल का रस पीते हैं, किसी भी द्रव्य का रस पीते हैं तो जो मज़ा आता है वही मज़ा ऐसा सब्जेक्ट देगा जिसे बोला जाता है रसों का पूरा भरा हुआ रूप रसायन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री। तो ये जो केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा? हर कोई शब्द के आने के पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है, कोई ना कोई कहानी होता है। तो आज हम आपको उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो रसायन है, पहले इस शब्द को रसायन नहीं बोलते थे। जैसे आप ही लोगों के साथ कभी होता होगा ना कि कई बार क्या होता होगा, जब आपका स्कूल का नाम अलग है और घर में छोटू, मोटू, चिंटू, पिंटू, गुड्डू ये सब बोलते होंगे। तो इस रसायन को भी पहले कोई जो मन पड़ रहा है, कोई कीमिया बोल रहा है, कोई केमी बोल रहा है, कोई अल्केमी बोल रहा है, कोई भांची बोल रहा है, कोई दीदी बोल रहा है, इसी रसायन को। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपन। तो इस रसायन को सबसे पहले आपने एक पिक्चर देखा होगा, ठीक है, मोहनजोदारो। देखा है क्या? नहीं देखा है। हड़प्पा काल के बारे में सुना होगा, ठीक है, जो कि मिस्र में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये रसायन कहाँ से आया? तो याद रखना है आपको, मिस्र देश से आया है। ठीक है, वहाँ आप देखे होंगे कि आपके दैनिक जीवन की जितनी भी चीज़ें, पहले रसायन वहीं से विकास हुआ। जैसे रंगों का पूरा वहाँ मार्केट चलता था, वहाँ बाजार चलता था, कांसे के बर्तन का कार्य चलता था। तो ये सब चीज़ कहाँ से है, किस चीज़ से रिलेट करता है? तो ये सब चीज़ किस चीज़ से रिलेट करता है? तो रसायन से। अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन समझिएगा कि रसायन को किस देश में सबसे पहले विकास किया गया? तो मिस्र देश में। ओके, तो चलिए समझते हैं थोड़ा हम रसायन की कहानी को। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, मिस्र के लोग इस रसायन को सबसे पहले बोलते थे कीमेत। क्या बोलते थे? कीमेत। ठीक, उसके बाद जैसे बढ़ते गए तो इसे ग्रीक भाषा में बोला जाता है कीमिया। क्या बोला जाता है? कीमिया। ठीक है, जैसे फिर से आगे जाते गए तो हमारे ब्रिटेन भाई साहब लोग आए, अंग्रेज लोग, तो अंग्रेजी में इसे बोला जाता है क्या? केमिस्ट्री। और इसी केमिस्ट्री को हमारे हिंदी भाषा में बोला जाता है रसायन। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिस्र में इसे क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कीमेत, ग्रीक में कीमिया, इंग्लिश में केमिस्ट्री और हिंदी में रसायन। ठीक है, ये तो अपना छोटा सा कहानी हो गया। रसायन आपको समझना है, आपके दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। रसायन के बिना आपको कुछ चीज में मजा ही नहीं आएगा ना। ठीक है, मजा अगर लेना है तो रसायन को तो लेना पड़ेगा। जैसे आप खाते हैं, आप कुछ भी चीज खाते हैं, जैसे फल फूल खाए, कुछ भोजन कर रहे हैं, तो हर चीज में क्या है? केमिकल है। जैसे आज आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देख लीजिए, पहले उत्पादन क्षमता होता था इतना सारा, अब रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके उसका उत्पादन बढ़ा दिया गया है इतना सारा। देखे होंगे हाइब्रिडाइजेशन के कहानी, हाइब्रिड चीजें हर चीज आ रही है मार्केट में। ओके, आज पहले के जमाने में देखिएगा, आपका देखा गया होगा कि एकदम सूती कपड़े को और एकदम सादा, एकदम सफेद कपड़े का उपयोग ज्यादा किया जाता था। लेकिन आजकल जो रिंगी चिंगी पहन रहे हैं, है कि नहीं, एकदम झकझकले पहन रहे हैं, है कि नहीं, एकदम गर्ल्स लोग ओहो इधर उधर पूरा प्रिंट वाला पहन रहे हैं, लड़के लोग एकदम, है कि नहीं। तो ये सब कहाँ से आया? ये रंगों का
आदान प्रदान कहाँ से हुआ? तो इसी केमिस्ट्री से हुआ, इसी रसायन से हुआ। तो चलिए अपन आगे समझते हैं। ठीक, चलिए अब आपको हम बताते हैं, आपको बता दिए कि रसायन शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक, हमने बोला कि इसे भाई मिस्र में कीमेत बोल रहे थे, ग्रीक में कीमिया बोल रहे थे, इंग्लिश में केमिस्ट्री बोल रहे थे, तो कुछ भी बोला जा रहा था ना। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने तरह तरह के केमिस्ट्री का नाम दिया, तरह तरह के रसायनों को नाम दिया। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बोला कि हम इस केमिस्ट्री को प्रूफ करके दिखाएंगे और रसायन नाम को हम देगा। ठीक है, उन्होंने क्या लिया? रिक्स लिया। क्या नाम देने के लिए? रसायन नाम देने के लिए। तो उन्होंने बोला हमन लेबो। ठीक है, क्या बोला? हमन एला रिक्स लेबो। तो इसलिए याद रखना है रसायन के जनक का नाम। तो रसायन के जनक का क्या नाम है जी? तो याद रखना है आपको लेवोसियर। क्या नाम है? लेवोसियर। इन्होंने बोला हमन रिक्स लेबो। ठीक, तो लेवोसियर। कई लोग इसे लेवोजियर भी पढ़ेंगे, कई लोग इसे लवाजियर भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है लेवोसियर, लवाजियर, लेवोजियर। ठीक है, पूरा नाम बोला जाता है इसको एंटोइन लेवोजियर या लेवोसियर। ओके है, आपको समझना है। यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है, क्योंकि रसायन जब हम बात करते हैं तो सीधा सीधा पदार्थों की बात करते हैं, मेटर्स की बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं। लेकिन ये पदार्थ है, द्रव्य कहाँ से बना है? अणु से बना है। लेकिन अणु कहाँ से बना है? परमाणु से बना है। परमाणु कहाँ से बना है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। तो याद रखना है आपको। ठीक है, इसी रसायन के अंतर्गत परमाणुवाद के जनक कई बार पेपर में पूछा गया है ना। ठीक है, परमाणुवाद के जनक कौन है सर? तो याद रखना है आपको कणाद। क्या नाम याद रखना है? कणाद। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक थे कणाद, जिसे परमाणुवाद के जनक के नाम से जाना जाता है। चलिए एक बार बताइएगा रसायन के जनक कौन है? तो लेवोसियर। ओके है, ठीक। अब समझिएगा लेवोसियर को ही आप रसायन के जनक क्यों बोले सर? ठीक, तो समझना है आपको कि क्यों बोले। क्योंकि ये जो महोदय जी थे ना, इन्होंने, ठीक, किसने? ये लेवोसियर ने, ठीक, ऑक्सीजन की खोज की है। किसकी खोज की है? ऑक्सीजन की। इन्होंने ही हाइड्रोजन की भी खोज की है। किसने? लेवोसियर ने। किसकी खोज की है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। ओके है, अब समझना है आपको। इसीलिए इसी के कारण इन्हें क्या बोला जाता है? रसायन शास्त्र का जनक। मतलब आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक अगर पूछे तो क्या याद रखना है? लेवोसियर। ओके है कि नहीं है? कब की है सर? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की खोज 1778 में की है। ठीक है, और 5 साल बाद कितना होगा? 1783 में हाइड्रोजन की खोज की है। ओके है, चलिए अब समझते हैं लेवोसियर भाई साहब। इन्होंने ही, आपको पता ही होगा, आप कभी आग जलाते होंगे वाला, कैसे वाला? पाइप दार के जी। आजकल तो एलपीजी का जमाना आ गया। पहले चूल्हा में आग जलाते देखे होंगे। तो चूल्हा में आग कैसे जलता था? ठीक है, हम फूंक रहे हैं, इसका मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से आग नहीं जलता। आग किससे जलता है? ऑक्सीजन से जलता है। पहले लोग क्या बोलते थे? कार्बन डाइऑक्साइड से आग जलता है। कई वैज्ञानिकों में यह चीज हुआ। इसी को मतलब ऑक्सीजन एक दहनशील पदार्थ है। ऑक्सीजन एक दहनशील पदार्थ है। किसने बताया? तो याद रखना है लेवोसियर ने बताया। ऑक्सीजन को दहनशील पदार्थ किसने बताया? तो लेवोसियर ने बताया।
इन्हीं सब के कारण लेवोसियर को क्या कहा जाता है? आधुनिक रसायन के जनक कहा जाता है। बताइए बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए पहला क्वेश्चन बनता है, रसायन का विकास कहाँ से हुआ है? तो याद रखना है आपको, मिस्र देश से हुआ है। मिस्र देश अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाएंगे? हड़प्पा से। कहाँ से हुआ है? हड़प्पा से। ओके है कि नहीं है? ठीक। अगर पूछे कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो लेवोसियर। ठीक। कौन कौन से गैस की खोज की? ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस, 1778 1783। ठीक है। इन्होंने ही सिद्ध करके बताया कि ऑक्सीजन गैस एक दहनशील गैस है या ज्वलनशील गैस है। पहले लोग नहीं मानते थे। ठीक है। अगर हम बात करें परमाणुवाद के जनक कौन है, तो याद रखना है आपको क्या? महर्षि कणाद। ओके है, जो कि भारतीय वैज्ञानिक हुए। ये केमिस्ट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में अब अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है, केमिस्ट्री का कहानी समझ गए होंगे, किसने दिया, कैसे आया, क्या हुआ, है ना? अब समझिएगा, केमिस्ट्री में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंस जिसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, उसे बोला जाता है पदार्थ। क्या बोला जाता है? पदार्थ। इस पदार्थ को ही कई बार हम बोलते हैं द्रव्य। द्रव नहीं ना, द्रव्य। इसी को बोला जाता है मेटर। क्या बोला जाता है? मेटर। इसी द्रव्य को बोला जाता है सब्सटेंस। क्या बोला जाता है? सब्सटेंस। ओके है। तो चलिए समझते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ तो याद रखिएगा, दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर एक चीज पदार्थ है जो स्थान घेरता। क्या करता हो बोला हम? तो जो स्थान घेरता हो, स्थान घेरता है। ठीक। अगर स्थान घेरेगा तो जरूर उसमें द्रव्यमान पाया जाएगा। ठीक है। तो दूसरा याद रखना है आपको, जिसमें द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो। ठीक। और जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके। ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या किया जा सके? महसूस किया जा सके। अगर ये सब प्रॉपर्टी अगर जिसमें भी पाया जाता है तो उसे मिलाकर आप क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। बताइए कोई दिक्कत है? पदार्थ क्या है? क्वेश्चन आ गया भाई, पदार्थ क्या है? ठीक। तो ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ है जिसमें जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। ये सब क्या है? पदार्थ। चलिए समझते हैं। आपको दिखाई दे रहे बोर्ड, ये बोर्ड भी क्या है? पदार्थ है। प्रॉपर्टीज बताइए तो सर कैसे पदार्थ? ये स्थान घेर रहा है, इसको उठाऊंगा तो पुलुंग ले उठा दूंगा क्या है? तो द्रव्यमान है इसमें, और जब द्रव्यमान है इसे मैं ये दे महसूस कर ले रहा हूं ठोक ठठा के, मतलब ये क्या है? तो पदार्थ। चलिए एग्जाम्पल में बताइए भाई, बोर्ड पदार्थ है। ठीक। चलिए चेयर, चेयर क्या है? पदार्थ है। मतलब कुर्सी भी क्या है? पदार्थ है। आप ये जो ये मार्कर दिखाई दे रहा है ये भी क्या है? पदार्थ है। आप जो पर्स रखे हैं ये भी तो यहाँ पे क्या रख है? स्थान घेर रहा है, ये भी क्या है? पदार्थ है। समझ पा रहे हैं? अब बताइए हवा पदार्थ है कि नहीं है? बताइए, बताइए जी, हवा पदार्थ है कि नहीं? अरे बाबू, हवा भी तो स्थान घेरता है क्या? नहीं घेरता है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सर हवा कैसे होगा, हवा कैसे पदार्थ हो? कभी हवा को आप ठीक बलून में फुर फुर कर करके फूलो देना। ठीक है। जब बलून को फुलोगे तो स्थान घेरेगा जी कि नहीं घेरेगा? जब स्थान घेरेगा तो उसमें द्रव्यमान आएगा। द्रव्यमान को बताओ। चलो एलपीजी गैस, वो भी तो गैस है ना, वो भी तो हवा है ना। ठीक है।
खाली एलपीजी को और भरा हुआ गैस भरा हुआ को उठा के देखना, वजन लगा के, द्रव्यमान हुआ। अब यदि आपको गर्मी लग रहा है, पंखा चालू कर दिए, गिर 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 गिर, ठंडा ठंडा लगे, मतलब महसूस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? हवा आ रहा है, वाह क्या सुहाना मौसम है, मतलब सब प्रॉपर्टीज वो भी फॉलो कर रहा है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है और आदमी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए याद रखना है ये हवा भी क्या है जी? पदार्थ है। जितने भी चीजें बोला ना मैं, ठीक, कॉपी, पुस्तक, पेन, ठीक, आपके जितने भी सामग्री हैं जो स्थान घेरते हैं, जिसमें द्रव्यमान है और जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, वो सब क्या है? पदार्थ। चलिए आप बताइए, ठीक, गुस्सा, गुस्सा पदार्थ है? गुस्से का कोई, गुस्सा स्थान घेरता है? चलिए बताइए, प्रेम, प्यार, प्यार पदार्थ है? वो तो स्थान घेरते हो, सोचते हो दिल में आपके लिए बहुत जगह है कि आप मेरे दिल में बसते हो, वाह, मतलब आपके दिल में 3-4 ठो मकान बनवा के रखे हो, जो ससुरे उसको दिल में बसा रहे हो, हैं? ठीक है, द्रव्यमान, और आप जब मेरे से बात नहीं करते हो तो मेरा दिल भर जाता है, वाह, दिल भर जाता है, हैं? ठीक है, तो ये जो आपका प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, क्या आप उसको नाप तोल लेते हो? मेरे को आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, नहीं, ज़्यादा प्रेम मतलब 10-15 किलो प्रेम है आपको, ऐसा बोले हो कभी? है कि आपके लिए मेरे दिल में 10x12 का कमरा बना हुआ है, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसलिए जितने भी भावनाएं हैं, ठीक है, ये सब पदार्थ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके है, बताइए। चलिए अब हम समझते हैं पदार्थ के कितने अवस्था होती है। ठीक, अवस्था मतलब क्या होता है तो समझिए। ठीक, पदार्थ के हम सामान्य रूप से अगर बात करें तो टोटल आप लोग पढ़े लिखे होंगे 10वीं 12वीं में 3 अवस्था, लेकिन वैज्ञानिकों ने 5 अवस्था बताया है। तो चलिए पहले समझते हैं इन 3 अवस्थाओं को, कौन कौन सा है जी? तो बताइए। पहला नंबर ठोस, ठीक, दूसरा बताइए द्रव, द्रव्य नहीं ना, द्रव, तीसरा नंबर गैस, ठीक, इसे बोला जाता है सॉलिड, इसे बोला जाता है लिक्विड, और इसे बोला जाता है गैस। ठीक, अब समझिएगा कि ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव्य अवस्था क्या होता है और गैस अवस्था क्या होता है। ठीक, आपको समझना है ठोस अवस्था। हमने बोला पदार्थ क्या है जी? तो जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे महसूस किया जा सके। ओके है, इसे आप क्या बोलते हैं? तो पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ठीक, ठीक है, तो याद रखना है आपको, इस ठोस में जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। क्या होते हैं? पास पास होते हैं, अर्थात नज़दीक नज़दीक होते हैं, चिपके चिपके रहते हैं। ठीक है, क्या रहता है? पास पास होता है। जैसे कोई सा भी ठोस को कभी आप देखे होंगे, ये जो लकड़ी है या फिर ये पेन है, तो इसमें भी अणु क्या है? पास पास। ठीक है, पास पास है कहने का मतलब ऐसे 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 क्या रहता है? वो एक दूसरे के साथ में इसके अणु बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं। ठीक, द्रव्य को समझिएगा। द्रव्य में जो अणु रहता है वो ना तो पास रहेगा और ना ही दूर रहेगा, मतलब मध्यम अवस्था में रहेगा। ठीक है, चलिए समझिए। ना तो बहुत ज़्यादा पास है और ना बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक, इसमें समझिए गैस में जो अणु रहता है इसमें क्या रहता है? दूर दूर रहता है। ठीक, अब पास पास रहता है को कैसे समझेंगे सर?
ठीक, तो याद रखना है आपको। चलिए, जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन में गए होंगे, चलिए कहाँ गए होंगे, रेलवे स्टेशन में, ठीक। तो जब भीड़ उतरता है या फिर जब चढ़ना रहता है, चले जाना रायपुर वाला ट्रेन में, ठीक, इतना भीड़ रहता है, एकदम ऐसे ऐसे कर करके चढ़ते हैं, तो वो कौन सी अवस्था होगी, ज़्यादा पास होगा तो ठोस अवस्था। चले जाइएगा बस स्टैंड में, अब बस स्टैंड में उतने भीड़ रहेगा क्या, लेकिन भीड़ रहेगा, आपको जाने आने में थोड़ा तकलीफ होगा, भाई साइड हो थोड़ा, तो ना तो ज़्यादा पास रहते हैं और ना ज़्यादा दूर रहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, द्रव अवस्था। अब आप चले जाइएगा रोड में, ठीक है, अब रोड में आप इधर से जाओ तो भी सही है, यहाँ से भी निकल सकते हो, यहाँ से भी निकल सकते हो, यहाँ से भी निकल सकते, मतलब इसमें अणु क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, ओके है। अब समझिएगा इसका जो आकार रहता है, ठीक है, तो अब बताइए, जिसमें आपका अणु पास रहेंगे तो उसके आकार क्या रहेगा, एक निश्चित आकार का रहेगा, क्या रहेगा, निश्चित आकार का रहेगा। भाई ए अगर इसके अणु हैं पास तो ये निश्चित आकार का रहेगा ना। लो तो बताओ भला, अणु पास है तो किसी में ऐसे मारकर देखे हो कभी, ऐसे बीच से ऐसे नहीं देखे होगे, बीच से टूटा है, बीच से एकदम खाली जगह है, ऐसा देखे हैं, नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो मतलब इसका आकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। द्रव का आकार क्या रहेगा, तो याद रखना है आपको, एक पात्र के अनुसार रहेगा, पात्र के अनुसार कहने का मतलब, ठीक है, पात्र के अनुसार कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पानी को एक बाल्टी में भरोगे तो इसका आकार कैसे हो जाएगा, बाल्टी जैसे। इसी को आप बॉटल में भर दो, बॉटल में, इसका आकार कैसे हो जाएगा, बॉटल के जैसे। इसी को आप गंजी में भर दो, गंजी में, इसका आकार कैसे हो जाएगा, गंजी के जैसे। मतलब आकार इसमें कैसे रहेगा, अनिश्चित रहेगा, पात्र के अनुसार रहेगा। इसमें समझना है आपको, इसमें भाई गैस का कोई आकार देखे हो जी, वो तो ऐसे करके गैस को ऐसे लो, तो अब सोचे गैस को देख लो, मान के चलो कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा है और इसका फूर ले तो इधर भगेज करेगा, क्योंकि उसके जो हैं अणु क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, तो इसका कोई आकार नहीं होता, मतलब आकार क्या रहता है, अनिश्चित रहता है, ठीक है। अब समझिएगा आयतन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आयतन, ठीक है। आयतन या फिर इसे आप बोल सकते हैं क्या, द्रव्यमान। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो बताइए, आप ले रहे हैं, ठीक, सोना चांदी, अरे सोना चांदी बहुत दूर की बात है, चलो एक इतना बड़ा का आप लोहा ले लिए, क्या ले लिए, लोहा ले लिए। अब बताओ भला, उसका आकार तो निश्चित रहेगा ना भाई, ऐसे है तो मतलब ऐसे ही है। अब उसका द्रव्यमान क्या 1 किलो का है तो निश्चित नहीं रहेगा, निश्चित रहेगा। जितने भी ठोस पदार्थ रहेंगे उसके द्रव्यमान, उसके आयतन भी क्या रहेंगे, निश्चित रहेंगे, ठीक। चलिए अब इनका समझते हैं। अब लो बताओ, आप ही लो, 1 लीटर आपने क्या लिया है, पानी लिया है, उस 1 लीटर को लोटा में डाल दिए तो भी 1 लीटर रहेगा, उसको गिलास में डाल दिए तो भी 1 लीटर रहेगा, उसको ड्रम में भी डाल दिए तो भी क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। तो इसमें भी क्या रहेगा, द्रव्यमान आपका निश्चित रहेगा, क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से ना, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक। आपको अब समझना है इसमें जो द्रव्यमान रहेगा, बताओ गैस का द्रव्यमान रहेगा, ठीक है, मतलब कितना है, कैसे है, कैसे समझ में, अब जैसे डाले तुरंत उड़ गया इधर उधर, ठीक। तो इसमें इसका द्रव्यमान क्या रहेगा, द्रव्यमान भी अनिश्चित रहेगा। बताइए 3 चीजें डिफरेंशियल्स कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, जिसमें अणु पास हो तो क्या रहेगा, ठोस रहेगा। अणु अगर दूर हो तो क्या रहेगा, द्रव रहेगा। अणु ना तो पास हो और ना ही दूर हो तो, सॉरी, जो अणु दूर रहेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, गैस बोलेंगे। जिसमें अणु ना तो पास हो और ना ही दूर हो तो क्या होगा, वो द्रव होगा, ठीक। हम आकार की बात किए, ठोस में आकार क्या रहेगा,
निश्चित रहेगा, इसमें पात्र के अनुसार रहेगा और इसमें अनिश्चित रहेगा। आयतन या द्रव्यमान की बात की है तो ये क्या रहेगा, इसमें निश्चित रहेगा, इसमें निश्चित रहेगा और इसमें अनिश्चित रहेगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ओके है। चलिए एक चीज आपको इसमें और हम समझा देते हैं ना, ठीक। नाम सुने होंगे अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नाम लग रहा होगा, एकदम आसान शब्दों में बता रहे हैं। कौन सा स्थान बोले हम? अंतराण्विक बोलते हैं इसको, आणविक स्पेस या फिर स्थान। अब आपको दिमाग लगाना है जी। अब बताइए ये जो है ठोस है, इसमें अणु पास पास हैं, तो इसके बीच में जो स्थान दिख रहा है, मतलब दो पदार्थों के बीच में, दो अणुओं के बीच में स्थान क्या है, ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। तो पूछे कि ठोस में अंतराण्विक स्थान कम रहता है कि ज्यादा रहता है? बताइए। तो क्या रहता है? कम रहता है। परंतु अंतराण्विक बल की अगर बात करें, किसकी बात करें? क्वेश्चन आता है ना, पहले बता रहा हूं। अंतराण्विक बल की अगर बात करें तो बताओ भला, ठीक। अंतराण्विक बल क्या होता है सर? अंतराण्विक स्थान क्या होता है? चलिए सबसे पहले आप समझिएगा, अंतराण्विक स्थान हम उसे कहते हैं कि दो अणुओं के बीच का जो स्थान होता है, दो अणुओं के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक स्पेस कहलाता है। और अंतराण्विक बल क्या कहलाता है? तो समझिए दो अणुओं के बीच जो आकर्षण का काम करता है। अच्छा, अलग करो या आकर्षण करो, ठीक है। तो आकर्षण बल जो लगता है, मतलब उसको पकड़ने के लिए जो बल लगता है, उसे क्या बोला जाता है? अंतराण्विक बल बोला जाता है। चलिए बताइए, ये ठोस है, ये दे, ठीक है, ये दे, स्थान क्या रहेगा इसका? बताइए, अंतराण्विक स्थान क्या रहेगा? कम रहेगा ना, क्योंकि इसके अणु पास पास है। लेकिन बल क्या रहेगा? इसमें पकड़ के रखा है, दे, तो ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? तो ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इसमें अंतराण्विक बल क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ओके है। इसमें समझना है आपको, अंतराण्विक जो स्थान है थोड़ा दूर दूर है, तो ठोस से क्या रहेगा? थोड़ा अधिक होगा। ठोस से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। ठोस से अधिक रहेगा। परंतु इसमें अंतराण्विक बल क्या रहेगा? ठोस से कम रहेगा। ठोस से क्या रहेगा? कम रहेगा। अब बताइए इसमें, आप ही लोग बताइए, इसमें अंतराण्विक स्थान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? तो सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान क्या रहेगा? स्थान ज्यादा रहेगा। अंतराण्विक स्थान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर बात करेंगे अंतराण्विक बल की, तो सबसे क्या रहेगा? कम रहेगा। चलिए क्वेश्चन आता है, अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किस में रहता है? तो याद रखना है आपको, गैस में रहता है, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल किस में रहता है, तो याद रखना है आपको, ठोस में रहता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बताइए? चलिए एक बार इसको रिपीट मारते हैं, ठीक। ठोस, जहां पे अणु क्या रहेंगे? पास पास रहेंगे, उसका एक आकार क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। अंतराण्विक स्थान क्या रहेगा? तो कम रहेगा। और अंतराण्विक बल क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। चलिए आ जाइए अब आप द्रव में। द्रव क्या होता है तो समझिए, द्रव में जो अणु क्या रहेंगे? ना तो पास रहेंगे, ना ही ज्यादा दूर रहेंगे, ठीक है। उसमें जो आकार बनेगा पात्र के अनुसार बनेगा, ठीक है। लेकिन उसका जो द्रव्यमान रहेगा निश्चित रहेगा, ठीक है। अंतराण्विक जो स्थान है ठोस से कम रहेगा, ठीक है। और अंतराण्विक जो बल है वो क्या रहेगा? ठोस से जो स्थान है वो ज्यादा रहेगा और ठोस से कम रहेगा।
अंतराण्विक बल। ओके, वही बात करेंगे गैस की। तो गैस में क्या रहेगा, अणु दूर दूर रहेंगे, ठीक है। आकार क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, और आपका जो आयतन है वो भी क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, और जो अंतराण्विक स्थान वो भी ज्यादा बढ़ेगा, और आपका जो ये है अपना अंतर आणविक बल सबसे क्या रहेगा, तो कम रहेगा। बताइए, इतने प्रॉपर्टीज आपको कोई दिक्कत है क्या? एकदम प्रैक्टिकली समझना है ना, केमिस्ट्री की भाषा में बिल्कुल नहीं समझिएगा। अब समझते हैं हम, ये पहली अवस्था हो गई, दूसरी अवस्था हो गई, तीसरी अवस्था हो गई। अब चलिए समझिए चौथी अवस्था। ठीक, इस चौथी अवस्था को बोला जाता है क्या, प्लाज्मा। ठीक, क्या बोला जाता है जी, प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या होता है सर, तो चलिए समझिएगा। ठीक, प्लाज्मा क्या होता है तो समझिए। ठोस को जब आप गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो द्रव हो जाएगा, और द्रव को जब आप गर्म करेंगे तो गैस हो जाएगा। लेकिन जब आप गैस को गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो अवस्था क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। अब समझिएगा, इस प्लाज्मा को बोला जाता है आयोनाइज्ड स्टेज। क्या बोला जाता है, आयोनाइज्ड स्टेज। अब आयोनाइज्ड क्या होता है सर, तो इसे हिंदी में बोलते हैं आयनीकृत। क्या बोलते हैं, आयनीकृत। अब आयनीकृत क्या होता है सर, तो याद रखना है आपको, जिसमें धन आयन और ऋण आयन उपस्थित हो। ठीक है, क्या उपस्थित हो, धन आयन और ऋण आयन उपस्थित हो। प्लाज्मा अवस्था को समझिएगा, जब हम इस प्लाज्मा अवस्था को देखते हैं तो ये जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला चीज को दिखाता है। कौन, प्लाज्मा। अब समझिए कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इस ब्रह्मांड में कौन है, बताओ। इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, आपका है। तो उधर देखिए, उधर ऊपर साइड किसका है, सूर्य का। किसका है जी, सूर्य का। तो याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश में, किसमें बोला मैं, सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि इन पांचों अवस्था में सबसे ज्यादा अधिक तापमान किस में पाया जाता है, तो बताइए, सूर्य में ही पाया जाता है। इसीलिए याद रखना है आपको, इसमें जो तापमान होगा सबसे अधिक होगा, किसमें, प्लाज्मा अवस्था में। अब एक और एग्जांपल समझिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है ट्यूबलाइट। अब बताइए, क्या ट्यूबलाइट में जो प्रकाश आ रहा है, चलिए ट्यूबलाइट को छोड़िए, मारिए गोली, प्लाज्मा अवस्था हल्का पीले रंग का रहेगा, समझिएगा। ठीक, कैसे पीले रंग, चमकीला रहेगा। ठीक, कैसे रहेगा, चमकीला रहेगा। ठीक, तो चलिए समझिए, इसमें जो है ये दे, पहले आता था 10 रुपया वाला बल्ब, जिसमें अंदर में क्या लगे रहता था, क्या लगे रहता था, ठीक, टंगस्टन वाला सिस्टम जो था। ठीक है, देखे होंगे पीला कलर का जलता था ना ये। ठीक है, इसका जो आजकल अब आता है कि नहीं पता, आता है मेरे ख्याल से, क्या सूर्या नाम से आता था क्या। ठीक है, सूर्या नाम वाले बल्ब को आप लोग हमेशा यूज किए होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे ज़्यादातर क्या बोलते हैं, गली वगैरह में ज़्यादा लगा रहे, 10 रुपये का आता था। ठीक है, 10 रुपये का। इस बल्ब को देखिएगा, अब एक बल्ब जो है ये रोशनी नहीं देता ना। ठीक, इसमें जो अंदर में जो लगा हुआ है ये पहले गर्म होएगा। क्या होएगा, गर्म होएगा, और जब ये गर्म होएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, तापमान निकलेगा। क्या निकलेगा, तापमान निकलेगा, उष्मा निकलेगा, और वो उष्मा से ये अपना क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और रोशनी को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अब ये जो आपको पता ही होगा कि जो भी चीज उष्मा का सुचालक होएगा, क्या होएगा, उष्मा का सुचालक होएगा, उसमें प्लस और माइनस पाया जाएगा, अर्थात आयनीकृत
अवस्था पाई जाएगी और इसी आयनीकृत अवस्था क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? चलिए, अगर क्वेश्चन आता है सूर्य के प्रकाश में कौन सा अवस्था पाया जाता है, तो प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। आयनीकृत धन आयन और ऋण आयन किस में पाया जाता है? तो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। बल्ब के रोशनी में कौन सा अवस्था पाया जाता है? प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। आपको समझ में आएगा जब इस बल्ब को आप खाली हाथ से निकाल के देखिएगा, हाथ एकदम चरमरा के भुंजा जाएगा ना, ठीक है, ये पूरा एकदम रगड़ देता है, इसलिए इसको कपड़ा वपड़ा लगा के निकाला जाता है। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए। क्वेश्चन आएगा यही कि सीधा डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो प्लाज्मा अवस्था है। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा अवस्था में क्या पाया जाता है, तो धन आयन और ऋण आयन पाया जाता है। ओके है कि नहीं है? बताइए। ठीक है, ओके। ये जो आपका प्लाज्मा अवस्था रहता है, ठीक है, जैसे ए है अपना, ठीक, अणु पाए जा रहे हैं, तो इसमें धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन दोनों, मतलब धन आयन और ऋण आयन, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों की संख्याएं क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो याद रखना है आपको कि ये जो अवस्था होता है इसमें गैस एवं विद्युत दोनों प्रकार के ऊर्जा की अवस्था ही क्या कहलाती है? उसी ऊर्जा की अवस्था से ही धन आयन और ऋण आयन बनता है और इसी अवस्था क्या बोला जाता है? प्लाज्मा अवस्था बोला जाता है। ओके है कि नहीं? पांचवी अवस्था के बारे में समझते हैं। कौन सी अवस्था? पांचवी अवस्था। याद रखना है, इस पांचवी अवस्था को बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोला जाता है इस अवस्था को? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ओके, समझिएगा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इस जो स्टेज है उसके पीछे भारी रोचक कहानी है। ठीक, एक हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हुए भाई साहब, ठीक है, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ बोस। ये जो सत्येंद्र नाथ बोस साहब जो थे ना, इन्होंने पांचवी अवस्था को खोजने का काम किया। ठीक, उन्होंने बोला कि अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर प्लाज्मा है उसे किसी ने खोजा है, तो मैं सबसे कम तापमान अर्थात सबसे ज़्यादा क्या चीज़? ठंडा चीज खोज के दिखाएगा। अब भारतीय था पुष्पा, मैं खोजिच लेगा साला। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? खोजा। लेकिन जानते हो भाई, ठीक, क्योंकि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए इंटरनेशनल लेवल में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको माना जाएगा ना, ठीक है, तभी उसको आपको जनक माना जाएगा। तो पांचवी अवस्था के पीछे क्या कहानी रहा समझिएगा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस जी थे जो कि बंगाल के रहने वाले थे। ठीक, उन्होंने इस पांचवी अवस्था की खोज की, लेकिन इस पर पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे यहाँ, ठीक है, इंडिया में इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि इसे क्या दिखाना था? इनको क्या दिखाना था कि कोई भी तापमान को मुझे सबसे कम तापमान करके दिखाना, अर्थात परम शून्य तापमान करके दिखाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जब बार बार प्रयास कर रहे बार बार, तो इनका प्रयास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो इन्होंने, है ना, इंटरनेशनल लेवल के सबसे बेहतरीन इंसान थे जो कि बहुत ईमानदार थे, इन्होंने आइंस्टीन को एक पत्र लिखा। ठीक है,
इन्होंने पत्र लिखा कि आइंस्टीन साहब, मैंने 5वीं अवस्था की खोज कर ली है, लेकिन इसे अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आइंस्टीन के पास जाता है और आइंस्टीन ने जब इन्हें देखा कि हाँ बोस साहब आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपने 5वीं अवस्था की खोज की, तब आइंस्टीन आए और समझे कहानी को और बोले कि हम आपका पूरा साथ देंगे। और 1920 में उन्होंने 5वीं अवस्था का क्या कर दिया, खोज कर दिया। ठीक है, इसीलिए इन्हें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कब दिया गया इसे? 1920 में। ठीक, ये जो बोस साहब थे इनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ बोस। अब ये जो है 5वीं अवस्था वास्तव में क्या होती है सर? तो समझिएगा कि 5वीं अवस्था क्या होती है। ठीक, 5वीं अवस्था अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेज है, इस स्टेज में सबसे कम तापमान, ठीक है, सबसे कम तापमान को क्या किया गया? निकाला गया। ठीक है, कितना तापमान सर? तो याद रखना है आपको 0 केल्विन। कितना? 0 केल्विन। और 0 केल्विन कहने का तात्पर्य है, ओके नहीं है ना भाई? ठीक, क्या है ये? 0 केल्विन है। ओके, इसे बोला जाता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, या कई लोग इसे बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ सकता है ना? ठीक ठीक, क्वेश्चन अगर आएगा तो आंसर एक तो 273.15 आप बोल सकते हैं, या फिर 273 डिग्री सेल्सियस, दोनों में से कोई अगर आए तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है परम शून्य। क्या बोला जाता है? परम शून्य तापमान। ठीक, अब समझिएगा इस परम शून्य तापमान में अब जो अणु रहेंगे, क्या रहेंगे? जो अणु रहेंगे, जो परमाणु रहेंगे, ठीक है, तो उसे जो है एकदम ऐसे कर करके उन लोग क्या होंगे? एकत्रित होना चालू कर देंगे। सब जो परमाणु है भाई, अब वो जितने ज़्यादा ठंडे होगा, ठीक है, वो क्या होना चालू हो जाएगा? एकदम संघनित होना चालू हो जाएगा, मतलब एकदम एक दूसरे के साथ जुड़ना चालू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक कंडीशन क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा ठोस अवस्था में कन्वर्ट होगा, लेकिन ठंडा वाला ना। ठीक है, क्या वाला रहेगा? ठंडा वाला। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आपको, इसके अणु क्या होना चालू हो जाएंगे? इसके परमाणु क्या होना चालू हो जाएंगे? आकर्षित होना चालू हो जाएंगे। इसलिए इसे बोला जाता है सुपर एटम। क्या बोला जाता है? सुपर एटम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुपर एटम। ठीक, क्या बोला जाता है इसे? सुपर एटम भी बोला जाता है। ओके, या फिर सुपर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, या फिर सुपर एटम भी बोल सकते हैं। बताइए। ठीक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज में तापमान कितना होता है? 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। उसे ही क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। इसे किसने दिया? तो सत्येंद्र नाथ बोस एंड आइंस्टीन ने दिया। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाता है। कब दिया? तो 1920 में दिया। बताइए, 5वीं अवस्था, 5 अवस्थाएं आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला अवस्था बोलिए ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था, चौथा प्लाज्मा, पांचवा याद रखना बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेज। बताइए, कोई दिक्कत? ओके, तो 5वीं अवस्था जो थी क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। अब समझिएगा कि इसमें से क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा तापमान प्लाज्मा अवस्था। ठीक, सबसे कम तापमान तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्योंकि कंडेंसेट का मतलब ही क्या होता है? ठंडा करना। क्या होता है? ठंडा करना। ओके है, तो सबसे ज्यादा ठंडा
तो क्या बोलेंगे आप? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बताइए इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब समझिएगा जो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, दो अवस्थाएं होती प्रमुख रूप से, एक होता है भौतिक अवस्था और एक होता है क्या? रासायनिक अवस्था। ठीक, अब हम जो है इसके अंतर्गत किसको देखें हैं अभी? भौतिक अवस्था को। भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है? जिसे देख सके, छू सके, महसूस कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक अवस्था। ठोस को देख सकते हैं जी, बिल्कुल देख सकते, छू सकते हैं जी, छू सकते, द्रव को पी सकते हैं सीधा उसको, तो ठीक है, गैस को ले सकते हैं, ठीक है। चौथी अवस्था प्लाज्मा, सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, ठीक। और ये पांचवी अवस्था क्या? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके है, तो एक कौन सी अवस्थाएं थी? भौतिक अवस्था। अब चलिए हम समझते हैं रासायनिक अवस्था को। ओके है कि नहीं है? चलिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, भौतिक अवस्था आपको बता दिए 5 अवस्थाएं होती थी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सबके प्रॉपर्टीज भी आपको हमने बता दिया, ठीक। अब समझिएगा रासायनिक अवस्था में हम क्या चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम तत्व को, दूसरे नंबर में यौगिक को और तीसरे नंबर में मिश्रण को, ठीक। तत्व कहने का मतलब होता है क्या? एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर? तो समझिएगा एलिमेंट का मतलब होता है एकदम अखंड सिंगल। अगर आप भी अखंड सिंगल हैं तो आप क्या हैं? एलिमेंट्स, ठीक। जो केवल और केवल एक परमाणु से मिलकर बना है, मतलब मिलकर क्या, एक परमाणु से ही बना है, जो केवल अकेले रहता है, उसे क्या बोला जाता है? तो याद रखना है आपको, तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? तत्व बोला जाता है, ठीक। जो क्या बोला हमने? जो केवल और केवल अकेले रहता है, परमाणु से, केवल एक परमाणु से बना हुआ है, उसे क्या बोलेंगे आप? तत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तत्व, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स। अगर आप भी अखंड सिंगल हैं तो आप भी क्या हैं? तत्व हैं। जिस दिन आप खोज लेंगे जिसके साथ, भाई अकेले हो तो अकेले से ही बात करते होंगे ना, मोबाइल को ऐसे करके टिक टॉक टिक, आई मीट यू, गूगल बोलो ना, गूगल आई मीट यू, ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं अखंड सिंगल लोग, ठीक है। तो जो अखंड सिंगल है, और अगर सिंगल है तो याद रखिएगा, जो डबल रहता है उसे ही तोड़ा जा सकता है, जो सिंगल रहता है उसे दुनिया का कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकता। तो याद रखना है आपको, तत्व किसे कहेंगे? जो केवल और केवल क्या रहेगा? मतलब जो सीधा सीधा एक परमाणु से बना है। किससे बना है? एक परमाणु से बना है, उसे आप क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, उसे आप क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। तो तत्व क्या क्या है सर? ठीक, तो सभी सिंगल लड़के, सभी सिंगल लड़कियां, सब क्या हैं? तत्व है। ओके है, वैसे मत लिख देना है, ठीक है। समझिए तत्व क्या है सर। तो चलिए बताइए, कार्बन क्या है जी? सिंगल है कि डबल है? तो सिंगल है, मतलब ये क्या है? तत्व है, ठीक। अब बताइए आप हमें, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ये भी क्या है? एक तत्व है, क्योंकि भाई भले दो ठो है लेकिन ऑक्सीजन एक ही से मिलकर बना है ना, एक ही परमाणु है ना इसमें, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व है। बताइए अब आपका गोल्ड, गोल्ड क्या है? गोल्ड सोना, वो भी क्या है? तत्व है, ठीक। आयोडीन बताइए, आयोडीन क्या है? तत्व है। लोहा बताइए, लोहा, आयरन, ये भी क्या है? तत्व है, ठीक है। मतलब अब बताओ भला, लोहा को क्या कुछ चीज़ मिला उला के बनाते हैं? नहीं मिला के बनाते ना। सोना को मिला के बनाते हैं, ठीक है। इसलिए देखना, कभी भी सोने के बने वस्तुओं को बोला जाता है ऑर्नामेंट। क्या बोला जाता है? ऑर्नामेंट। लेकिन आप जब भी सोने की दुकान में जाएंगे, वहाँ पे कभी ये नहीं देखेंगे कि ऑर्नामेंट शॉप,
वहाँ पे लिखा रहता है ज्वेलरी शॉप, मतलब वो आपको बनाने वाला है। समझ में आ रहा है? ज्वेलरी शॉप मतलब जरूर उस सोने में कुछ ना कुछ चीज़ तो मिलाएगा, अर्थात या तो वो पूरी मतलब क्या नहीं रहेगा, प्योर नहीं रहेगा, 24 कैरेट का सोना नहीं रहेगा। ओके है, ठीक है, इसलिए ज्वेलरी शॉप लिखा रहता है, कभी नहीं देखेंगे आप ऑर्नामेंट शॉप। ओके है, चलिए बताइए तत्व समझ में आया कि नहीं? ठीक, जो अखंड सिंगल हो, जो केवल एक परमाणु से बना हो, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। ओके है, चलिए अब समझते हैं यौगिक के बारे में। अब यौगिक क्या होता है सर? तो याद रखना है कि दो तत्वों से मिलकर बनेगा। किससे मिलकर बनेगा? दो तत्वों से या दो पदार्थों से या फिर दो परमाणु से मिलकर जो बनेगा उसे आप क्या बोलेंगे? तो यौगिक बोलेंगे। लेकिन याद रखना है ना, अब दो तत्वों से मिलकर बना उसको यौगिक बनेगा, लेकिन फार्मूला बनना चाहिए। ठीक है, जिसका फार्मूला बनता हो उसे ही यौगिक बोलेंगे, जिसका फार्मूला नहीं बनता उसे यौगिक नहीं बोलेंगे। ओके है, चलिए समझिए एग्जाम्पल में, जिसका क्या बनता हो? फार्मूला बनता हो। याद रखना है इन सब चीज़ों को, फार्मूला बनता हो। अब कोई आदमी बोलेगा बड़ा आसान है सर, जिसका फार्मूला हमको जानकारी में है वो यौगिक है, जिसका फार्मूला नहीं पता वो है। ऐसे थोड़ी होगा ना भाई, आपको पता हो या ना हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो चलिए समझिए, तो H2O कितने अणु से मिलकर बना है जी? कितने परमाणु से मिलकर? ये हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों मिलकर बना। और हमने बोला दो परमाणु से मिलकर जो चीज़ बनेगा, दो पदार्थों से मिलकर जो चीज़ बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। योग करना मतलब आकर जुड़ना। क्या करना? जुड़ना, इसलिए यौगिक या कंपाउंड याद रखना है आपको। अब समझिएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम अलग है क्लोराइड अलग है, दोनों मिलकर क्या बना दिए? नमक। ठीक है, तो नमक भी क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? यौगिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, सोडियम क्लोराइड क्या है? यौगिक है। ओके है, अब समझिएगा H ए क्या है? अलग है, और Cl अलग है, तो HCl भी क्या है? यौगिक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए बताइए, तत्व क्या है? जो अकेला हो, जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना हो उसे क्या बोलेंगे? तो तत्व बोलेंगे। जिसमें योग हो, आकर जुड़ेगा, और जिसका फार्मूला बनता हो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। अब समझिएगा मिश्रण। मिश्रण क्या होता है सर? तो याद रखना है, मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के चीजें आकर मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दो या दो से अधिक प्रकार की चीजें आकर मिलेंगी, उसे आप क्या बोलेंगे? तो मिश्रण बोलेंगे। मिक्सचर खाते होंगे, मिक्सचर, उसमें सेव रहता है, मुर्रा रहता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे दाल रहते हैं, ठीक है, पपड़ी रहता है, ठीक, मिक्सचर, वही मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें जो है जो मिश्रण रहेगा इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? कोई फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक, क्या नहीं रहेगा इसमें? कोई फार्मूला नहीं बनेगा। अब बताइए मेरे को, ठीक, झोझो, टमाटर झोझो, वो क्या है? मिश्रण। कोई फार्मूला है उसका? बताइए, है कोई फार्मूला? नहीं है। ठीक, आलू भाटा मुरई, बताओ क्या है? तो वो क्या है? मिश्रण है। सब चीज का क्या है? मिश्रण है। चलिए बताइए, शरबत, शरबत क्या है? कोई फार्मूला है उसका? शरबत का कोई केमिकल फार्मूला होता है जी? तो क्या है वो? है मिश्रण है। अब बताइए हवा, सबसे इंपॉर्टेंट, हवा क्या है? बताइए, तो बताइए हवा क्या है? तो याद रखिएगा, हवा भी एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है, कैसे मिश्रण है सर? अरे भाई, हवा में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नियॉन गैस, ए गैस, ओ गैस, सब पाया जा रहा है ना, इसलिए हवा क्या है? तो याद रखना है आपको, हवा क्या है? मिश्रण है। एक क्वेश्चन में पूछता है, आ सकता है, अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, हवा क्या है? तत्व है।
यौगिक है कि मिश्रण है? तो मिश्रण है, याद रखना है। आलू भाटा करेला क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है? मिश्रण है। शरबत यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है? क्या है? मिश्रण। ओके है कि नहीं? चलिए यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब ये चीज़ समझ गए होंगे, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। अब समझिएगा तत्व के प्रकार, ठीक, एलिमेंट्स के क्या प्रकार। तो समझना है आपको, एलिमेंट्स के 3 प्रकार होते हैं, नाम सुने होंगे आप, ठीक। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। क्या बोला हमने? टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो याद रखना है आपको, टोटल एलिमेंट्स 118 होता है। कितना होता है? 118। क्वेश्चन आ सकता है ना, आवर्त सारणी के अनुसार कितना? 118। याद रखना है इस 118 में ये जो आपका 94, कितना बोला हमने? 94 एलिमेंट्स प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन इसमें 24 एलिमेंट्स प्रयोगशाला में खोजा गया है। प्रयोगशाला से इसे क्या गया है? बनाया गया है, ठीक है। याद रहेगा, टोटल एलिमेंट्स कितने? 118। 94 प्राकृतिक नेचुरल एलिमेंट्स है और 24 आपके प्रयोगशाला में बनाया गया हुआ एलिमेंट्स है। ओके है कि नहीं? बाकी ये आवर्त सारणी के अनुसार, आवर्त सारणी हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझिएगा धातु। तत्व के कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक होता है धातु, इसे बोला जाता है क्या? मेटल। क्या बोला जाता है? मेटल। एक होता है अधातु, इसे क्या बोला जाता है? तो याद रखना है आपको, नॉन मेटल। क्या बोला जाता है? नॉन मेटल, ठीक है। आप लोग जाते होंगे कभी कांच का थारी लेने, पीतल का थारी लेने, ठीक है, धातु वाले दिन मेटल आइटम दिखाइए, मेटल आइटम, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एक होता है उपधातु, जिसे बोला जाता है क्या? सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है? सेमीकंडक्टर। ओके, अब समझते हैं इसको। धातु क्या होता है सर? तो याद रखना है आपको, धातु का मतलब जिसमें करंट, क्या बोले हम? विद्युत, जिसमें विद्युत एकदम सर 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 जाए। कैसे जाए? सर 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 जाए। ये जो आपका जो तार दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो धातु होगा, तभी करंट ऐसे लगेगा, जिस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? समझ गए ना? ठीक है। तो जो है ये धातु है, इसे बोला जाता है विद्युत का सुचालक। क्या बोला जाता है? सुचालक। विद्युत का सुचालक होता है कौन? धातु। याद रखना, सुचालक क्या होता है सर? जिसमें करंट एकदम सक 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 जाए, विकट स्पीड से जाए, एकदम दन 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 जो जाए, उसे क्या बोला जाता है? सुचालक। तो धातु क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो इसलिए याद रखना है, धातु में क्या आएगा सर? तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम। क्या आएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, धातु में क्या आएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी में आएगा आपका आयरन भी, मतलब लोहा। एल्यूमिनियम आएगा और लोहा आएगा इसके एग्जाम्पल में। ओके, कभी भी याद रखिएगा, जब आपको करंट लग रहा है ना, ठीक, क्या लग रहा है? करंट, तो आपको छुड़ाने के लिए उसको लकड़ी वकड़ी का उपयोग करना पड़ेगा, ना कि एक आठ हो है ना, लोहा का चीज को ऐसे करके छू दिए तो ससुरे तुम आप ही लोग फिर एकदम करना चालू कर देंगे। ठीक है, इसलिए जो धातु होता है क्या होता है जी? तो विद्युत का सुचालक होता है। कोई दिक्कत? ठीक, अब समझिए अधातु क्या होता है? अधातु मतलब होता है सीधा सीधा विद्युत का कुचालक। क्या होता है ये? कुचालक होता है। अब ये कुचालक क्या होता है सर? तो जिसमें विद्युत प्रवाहित हो ही नहीं सकता, एक कोच कनिक नहीं होगा ना। अब बताइए, आपको वायर जोड़ना है, बीच से इधर के बीच में लगा दीजिएगा, यहाँ पे वायर एक
ठीक है, उसके एल्युमिनियम को जोड़ दीजिए लकड़ी में और इधर से उस लकड़ी में, दोनों साइड से क्या प्रवाहित होगा? नहीं होगा। मतलब जो अवरोध उत्पन्न करेगा, जो रोकेगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तो कुचालक। आप कभी कभी देखे होंगे किसी को करंट मार रहा है, ठीक है, एक तो पिक्चर है जिसमें ऐसे करके एक जने करंट को छूता है, उधर से वो आए वो भी है, उधर से वो आए वो भी है, एक जने लेडीज के गाल को ऐसे करते रहता है। कौन सा पिक्चर है? चोरी चोरी चुपके चुपके, ऐसा कुछ है क्या? शायद कुछ पिक्चर है, उसमें देखिएगा, ठीक है। तो एक जो है आएगा और डंडा से उसे मारेगा, लकड़ी के डंडा से। अगर वो भी अगर कहीं लोहे से, एल्युमिनियम से ऐसे करके छुएगा तो उसको भी क्या हो जाएगा? करंट प्रवाहित होगा, मतलब वो सुचालक। लेकिन लकड़ी से ऐसे करके दम से मारना चाहिए। जिसको क्या हुआ है, करंट लगा है, उसे क्या करना चाहिए? छुड़ाने के लिए सूखी लकड़ी से मारना चाहिए। इसीलिए आपको समझना है कुचालक। तो कुचालक का मतलब क्या होता है? समझ गया, जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। अब समझिएगा कुचालक में क्या एग्जाम्पल आएगा, तो याद रखिएगा CO2 लकड़ी, ठीक, ऑक्सीजन। अब कैसे सर? तो भाई अगर जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो अगर विद्युत का सुचालक रहता तो ऐसे करके करके लेते तो हमारा नाक कान पूरा ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, इसमें भी अगर करंट रहता तो बताओ, हम बाहर निकलते, ट्रांसफार्मर के पास हैं, ऐसे करके साकले ट्रांसफार्मर खींच लेता, तो सांस को रोक के रखना पड़ता ना। ऑक्सीजन लेना है ना तो देना है, ठीक है। इसलिए एकदम प्रैक्टिकली समझिएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जी? तो विद्युत का कुचालक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल या फिर क्या बोलते हैं? अधातु। ओके, अब समझना है आपको उपधातु, ठीक। क्या समझना है? उपधातु। अबे उपधातु क्या होता है सर? तो इसमें करंट, ठीक है, जिसमें विद्युत एकदम थोड़ थोड़ जाए। कैसा जाए? थोड़ थोड़, एकदम थोड़ा थोड़ा जाए ना, एकदम ऐसे कर करके जाए, ठीक है, धीरे धीरे जिसमें विद्युत जाता हो उसे क्या बोलते हैं हम? तो उसे बोला जाता है क्या चीज? उपधातु या सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है? उपधातु या फिर सेमीकंडक्टर। याद रखिएगा, ये जो आपका मोबाइल है, ये दिखाई दे रहा है, ये मोबाइल आपका कौन सा करंट होगा? इसमें कौन सा धातु से बना होगा? तो याद रखना है आपको उपधातु। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट जाता है धीरे धीरे जाता है, तो कभी कभी ऐसे लगा के भी आप बात करते होंगे, ठीक है। लेकिन एक आख तार को पकड़ के बात करना तो सीधा बात कर डालोगे ऊपर, ठीक है। तो समझिए कि इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा सर? तो याद रखना है आपको सिलिकॉन। क्या याद रखना है? सिलिकॉन। याद रखिएगा, जो सेमीकंडक्टर होता है इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक। ये हमारा मोबाइल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। और जो आपका धातु से बना रहता है, जो सुचालक रहता है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए। इलेक्ट्रिक मतलब मेटल, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल नहीं सॉरी, सेमीकंडक्टर, उपधातु। ओके है। जितने भी चीजें हैं, जैसे रेडियो, रेडियो क्या होगा? सेमीकंडक्टर, ठीक है। नहीं तो रेडियो धरे धरे आदमी ऐसे गाना सुनते सुनते पूरा गाने सुन डालता है कि नहीं, ठीक है। मोबाइल, रेडियो, टीवी, ये सब क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या है ये सब? सेमीकंडक्टर। जो चार्ज होता हो वो सब क्या है? सेमीकंडक्टर है। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? चलिए एक बार धातु, अधातु, उपधातु को बताइए। जिसमें ज्यादा करंट जाएगा धातु, जिसमें करंट नहीं जाएगा अधातु, जिसमें धीरे धीरे आराम आराम से करंट जाएगा, थोड़ थोड़ करंट जाएगा, बताइए, उपधातु, ठीक है। जिसमें ज्यादा करंट जाएगा, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम और लोहा, ठीक। जिसमें करंट जावे से नहीं करेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लकड़ी, ठीक है। जिसमें एकदम थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा,
वो क्या होगा, उपधातु मतलब सिलिकॉन। ओके, इसी को सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ओके है कि नहीं है? ठीक है जी। चलिए आपको हमने बता दिया तत्व, तत्व के 3 प्रकार है ना, ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु। अब समझिएगा यौगिक के बारे में। यौगिक मतलब होता है जोड़, जोड़ मतलब होता है दो चीजों का मिलना, ठीक है, दो चीजों जब मिलेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड या फिर यौगिक। ये जो यौगिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक जो प्रकार होता है उसे बोला जाता है कार्बनिक यौगिक, और दूसरा जो प्रकार होता है उसे क्या बोला जाता है, अकार्बनिक यौगिक। हमने आपको बताया था कि यौगिक का मतलब होता है जिसमें फार्मूला बनता हो ना, उसे ही आप क्या बोलेंगे, तो यौगिक बोलेंगे। ठीक है, जो 2 परमाणुओं से मिलकर बनेगा, 2 तत्वों से मिलकर बनेगा, उसे ही आप क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तो चलिए कार्बनिक क्या होता है, अकार्बनिक, नाम से ही स्पष्ट है। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन मिलता हो, जिसमें कार्बन उपस्थित हो। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। कोई सा भी रासायनिक तत्व होगा वो तो एक तो कार्बनिक होगा, एक तो अकार्बनिक होगा। ओके, तो चलिए आप ही लोग देख के बताइएगा, सी मतलब क्या होता है, कार्बन। ठीक है, तो जिसमें सी दिखेगा उसे आप बोल दीजिएगा कार्बनिक। ठीक, मैं लिखता हूं, आप बताइए कि कौन सा क्या है। ठीक, तो चलिए CH3 क्या है बताइए, कार्बनिक है कि अकार्बनिक है जी? कार्बनिक है। कार्बन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, CO2 क्या है, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या है, कार्बनिक है। सी दिखाई दे रहा है। चलिए CH4 क्या है, कार्बनिक है। सब दो कंपाउंड्स में 2 चीज से मिलकर बना भाई, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन से, कार्बन से एक ऑक्सीजन से, कार्बन से एक हाइड्रोजन से। तो जो फार्मूला सबका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना कि नहीं बन रहा है बताइए। ठीक, चलिए आप समझिए कि अकार्बनिक क्या होता है। ठीक, तो अकार्बनिक में आप देखिए NaCl, कार्बन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है, अकार्बनिक है। ठीक है कि नहीं है? ठीक, आप समझिए इसमें NH3 क्या है, अकार्बनिक है। NH4 क्या है, अकार्बनिक है। ओके है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अकार्बनिक। अब पूछे कि कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है, जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जिसमें C अगर आपको दिखाई दे दिया जाए, कार्बन अगर जिसमें दिखाई देगा वो कार्बनिक होगा, जिसमें कार्बन दिखाई नहीं देगा वो क्या होगा, अकार्बनिक होगा। ठीक है, परंतु सब क्या है, सब में क्या होगा, फार्मूला रहेगा। बिना फार्मूले का अब आप बना दिए HNCl, ये कोई चीज है बताओ भला, है? एकदम अपना नाम लिख दिए RMS, ये कोई यौगिक है? ठीक है, तो जिसमें फार्मूला सेट होगा, अब ये मत बोल दीजिए कि जो चीज हमको याद रहेगा फार्मूला वाला वो ही यौगिक होगा। अब आपको याद नहीं रहेगा तो उसमें अगला व्यक्ति क्या गलती, पढ़ना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, ओके है कि नहीं है बताइए, ओके है? ठीक है, अब समझते हैं हम मिश्रण के बारे में। ठीक है, मिश्रण आपको हमने बताया इसमें फार्मूला का कोई कहानी नहीं होता है, ये 2 या 2 से अधिक, ठीक है, पदार्थों से मिलकर बनेगा। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, बताया था आपको हम। ठीक है, आलू कलेला भाटा थरबत। ठीक, चलिए समझिए मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोला जाता है होमोजीनस और असमांगी को बोला जाता है हेट्रोजीनस। अब समझिएगा कि समांगी, समांगी का मतलब होता है सब कुछ क्या हो जाए, मिल जाए। क्या हो जाए, सब कुछ क्या हो जाए, मिल जाए, उसे आप क्या बोलेंगे, समांगी। ठीक है, समांगी। ठीक, तो चलिए समझिएगा कि समांगी का मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जो कि या फिर जो पानी में या जल में घोलने पर, मिलाने पर पूरी तरह से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, मिल जाए, उसे आप क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे।
चलिए समझते हैं समांगी मिश्रण का मतलब क्या है। ठीक, चलिए पहले इसको देखिए। असमांगी मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जिसको मिलाने पर वो क्या होगा, नहीं मिलता है पूरी तरह से, उसे क्या बोलेंगे? असमांगी मिश्रण। जैसे आप बनाते होंगे दाल, ठीक है, दाल को एक रख लिए मसूर दाल, एक रख लिए मूंग दाल, एक रख लिए उड़द दाल, एक रख लिए आपका अरहर दाल, चारों को मिलाइए तो ठीक है, अब उसमें अलग अलग दिखेगा कि नहीं? मिश्रण हुआ क्या? नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? असमांगी। मतलब इसमें जो उसके कण को आप आसानी से देख सकते हैं उसे आप क्या बोलेंगे? असमांगी मिश्रण। ठीक है, अगर जब हम उसी दाल को, वो भी दो या दो से अधिक मिश्रण को जब हम मिलाते हैं तो वाटर में या जल में अच्छे से क्या हो जाए, घुलनशील हो जाए या मिल जाए, तो वो चारों दाल को मिलाएंगे और उसे पका देंगे। अब बताओ, क्या आपको मसूर का अलग टाइप का लगेगा? सब का क्या बन जाएगा? एक घोल बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए अब बताइए, एक लोटा पानी लीजिए और एक ड्रॉप, एक ढक्कन, क्या चीज? एक ढक्कन उसमें तेल मिला दीजिए और ऐसे 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 कर घुमा दीजिए। ठीक, तो क्या वो मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। मतलब वो कौन सा होगा? असमांगी मिश्रण होगा। क्या होगा वो? असमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, इसमें पानी लीजिए और शक्कर लीजिए और दोनों को घुमा दीजिए, मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। शक्कर, नमक, पानी मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। तो कौन सा होगा वो? समांगी। जैसे क्लास में आप बैठे हैं, ठीक है, इधर गर्ल्स बैठी हैं, इधर बॉयज बैठे हैं, जब हम इसे नॉर्मल रूप से देखेंगे, मिला देंगे, चलो एक बगल में लड़का, बगल में लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ये सब क्या है? तो असमांगी होगा ना भाई। वो दूसरा ड्रेस पहना है, वो दूसरा ड्रेस पहना है, ठीक है, तो क्या होगा? असमांगी। लेकिन इसी सब को उठाए और डाल दिए एक ठो किसमें? घुमाने वाला मशीन में, सबको घर 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 सबका पूरा एकदम शोर शोर निकल जाएगा। ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा? फिर समांगी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन आता है कि नमक, शक्कर और पानी को मिलाने पर कौन सा मिश्रण बनेगा? तो क्या बोलेंगे आप? समांगी मिश्रण। ठीक है, पानी और तेल को मिलाने पर कौन सा मिश्रण बनेगा? असमांगी मिश्रण। बताइए कितना आसान है। असमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है जी? तो याद रखना है आपको, ठीक है, जल और तेल। ठीक, समांगी मिश्रण का तो याद रखना है जल, नमक, शक्कर। याद रखिएगा, समांगी मिश्रण में पूरी तरह से वो क्या हो जाता है? घुल जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है वास्तविक विलयन। क्या बोला जाता है? वास्तविक विलयन। क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखना है। वास्तविक विलयन किसे बोलते हैं? तो समांगी मिश्रण को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन। बताइए अभी तक में कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? चलिए जितना चीज़ें हम देखें उसको एक बार रिपीट मारते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हमने देखा कि ये जो रसायन, जो पदार्थ होता है, ठीक है, सबसे पहले चलिए रसायन, आधुनिक रसायन के जनक कौन? लेवोशियर या लवाजियर। ओके, सबसे पहले किस देश ने खोजा? तो मिस्र देश ने खोजा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा पदार्थ क्या होता है? पदार्थ ब्रह्मांड में वह सब चीज पदार्थ है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे हमारी ज्ञान इंद्रिय महसूस कर सके। हमने देखा कि पदार्थ के जो है कितने प्रकार? तो दो प्रकार, एक भौतिक अवस्था, एक भौतिक होता है, एक रासायनिक। भौतिक में हमने देखा कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भौतिक के अंतर्गत हमने देखा क्या? ठोस, द्रव और गैस। और एक हमने देखा उसी में क्या? प्लाज्मा अवस्था। और एक देखा हमने क्या? तो आपका बॉस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट अवस्था। ओके, उसके बाद हमने देखा कि इधर, ठीक है, रासायनिक में हमने देखा क्या?
तीन प्रकार की चीजें। क्या क्या देखा उसमें हम, तो देखे उसमें हम तत्व, फिर हमने देखा क्या यौगिक, और हमने देखा मिश्रण। तत्व के कितने प्रकार, तीन प्रकार। धातु जो सुचालक होता है, अधातु जो कुचालक होता है, और उपधातु जो सेमीकंडक्टर होता है या अर्धचालक होता है। ओके है। फिर उसके बाद हमने देखा मिश्रण और यौगिक। यौगिक कितने प्रकार के, दो प्रकार, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की अनुपस्थिति हो। फिर हमने देखा क्या मिश्रण। मिश्रण को हमने बोला जिसमें फार्मूला नहीं लगता उसे हम मिश्रण कहते हैं, ठीक है, मिक्सचर कहते हैं या मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण के दो प्रकार हमने देखा, एक समांगी मिश्रण जिसे होमोजीनस मिश्रण कहते हैं, और एक होता है असमांगी मिश्रण जिसे हेटेरोजीनस कहते हैं। समांगी मिश्रण में हमने बोला कि इसे हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा मिश्रण जिसमें जो सब कुछ को क्या कर दे, मिक्स कर दे, मिला दे, ठीक है, और कोई भी प्रकार का अंतर ना रखे, इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। असमांगी मिश्रण में जो किसी भी चीज को मिला ना सके, दो या दो से अधिक चीजों को पहचान करवा दे, मिला ना सके, उसे मिक्स ना कर सके, उसे हमने क्या बोला, असमांगी मिश्रण। ठीक है, इतना तक उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे जो बेल आइकन है उसे ठन ले दबा दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक